हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. GST is the biggest taxation reform in India's history. GST is a much newer tax, but in fact the game changer for India's economy. GST has been introduced by our current government, but in July 2017 by saying one nation, one tax, one market. GST आने से पहले हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज पे मल्टीपल टैक्स थे. CST था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, पर उन सब की जगह सिर्फ एक टैक्स आ गया, GST. सो अब हम कह सकते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, राइट. अब बात आती है वन मार्केट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोला वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो वन मार्केट क्यों? पहले वैट लॉज होते थे जो हर स्टेट का अलग अलग था, जिससे एक ही सामान पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पे टैक्स लगता था, राइट. यानी मोबाइल पे किसी एक्स स्टेट में टैक्स रेट कुछ और होगा, वाई स्टेट में टैक्स रेट कुछ और होगा. किसी स्टेट में वो सामान अधिक टैक्स होने की वजह से महंगा हो जाता था, तो कहीं कम टैक्स होने की वजह से वो सस्ता रहता था. इसलिए हर स्टेट हमारे देश में एक अलग मार्केट था. इस स्टेट का मार्केट है, ये इस स्टेट का मार्केट है, राइट. अलग मार्केट था, वो दूसरे मार्केट से रिलेटेड नहीं था. क्यों? क्योंकि दूसरे मार्केट में, दूसरे स्टेट में तो अलग रेट पे माल बिक रहा है. सच पूछिए तो हम ग्लोबल मार्केट बनने की बात करते थे, पर क्या हम सचमुच एक नेशनल मार्केट भी थे? नहीं, हमारा हर स्टेट तो अपने आप में एक डिफरेंट मार्केट था. पर अब जीएसटी आने से पूरे देश में एक ही टैक्स रेट है. सो नाउ द इंटायर इंडिया इज वन मार्केट. आप कहीं से भी खरीदो, आपको एक ही रेट पे माल मिलेगा. सो नाउ वी कैन से इट्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया. जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन. ओरिजिन, जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई? आपको क्या लगता है कि जीएसटी अचानक से आपके सामने आ गया? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हुआ. पता है, जीएसटी कई साल पहले से ही जीएसटी लाने की तैयारी हो रही थी, और फिर वो सारी प्रिपरेशन के बाद जीएसटी आया है. 2004 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी का गठन किया जिसका नाम था कैलका टास्क फोर्स, और इनसे ये पूछा गया, इस कमिटी से ये पूछा गया कि आप बताओ हमारे देश में जीएसटी कैसा आना चाहिए. ये नहीं पूछा कि जीएसटी आना चाहिए कि नहीं, बिकॉज बाय 2004 गवर्नमेंट वाज रेडी टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया. मतलब जीएसटी लाना है, ये बात तो तय हो चुकी थी. अब आप सोच रहे होंगे भाई जीएसटी की तैयारी न जाने कब से चल रही होगी हमारे देश में, कि 2004 में तो सरकार तैयार थी कि जीएसटी लाना है. कैलका टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया? ये पूछने के लिए कि जीएसटी कैसा लाना है. अब जब मैं ये बात बोलूंगा जीएसटी कैसा लाना है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, जीएसटी की भी कई वैरायटी होती है क्या? मीठा वाला जीएसटी, नमकीन वाला जीएसटी. यस, आइए समझते हैं कि ग्लोबली जीएसटी कितने तरीके के होते हैं. तो अगर हम जीएसटी की बात करेंगे तो ग्लोबली जीएसटी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और तीसरा डुअल जीएसटी. नेशनल जीएसटी का मतलब ये हुआ कि जीएसटी को कलेक्ट करने की पूरी पावर जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी. स्टेट जीएसटी का मतलब क्या हुआ? ऐसा जीएसटी का कानून बनाया जाएगा कि पूरा पावर किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा. तीसरा डुअल जीएसटी. डुअल जीएसटी का मतलब यह हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जीएसटी लगाने का, कलेक्ट करने का अधिकार. आई होप आपको बात समझ में आ गई कि ये तीन प्रकार के जीएसटी हो सकते थे. कैलका टास्क फोर्स का गठन इसीलिए किया गया कि बताओ भाई कौन सा जीएसटी हमारे देश में लाया जाए.
आइए जानते हैं कि इस कमिटी ने क्या बताया। It has now been more than a decade, in fact more than 2 decades, right, since the idea of national goods and service tax was mooted by Calcutta Task Force in 2004. National goods and service tax, कैलका टास्क फोर्स ने बताया कि नेशनल जीएसटी आना चाहिए। द टास्क फोर्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस, कहा कि फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, पूरा एक जगह से कंट्रोल होगा जीएसटी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, नेशनल जीएसटी लाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बार बार मैं कह रहा था ना कि जीएसटी की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी, अब आया। अरे इतना लेट आया ही क्यों? उसकी यही वजह है कि कैलका टास्क फोर्स ने बोला कि जीएसटी कौन सा आएगा? नेशनल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी, राइट। अब यहीं पे तो सारी दिक्कत आ गई। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आए, क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही क्या होती है? क्या आपको ये बात पता है? ज्यादातर पावर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजरली 2 पावर है, एक तो फिजिकल पावर और दूसरा पुलिस। जैसे आपने देखा होगा पुलिस होती है यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सुना है ना आपने? पता है क्यों? क्योंकि ये पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो एक तो ये इनके पास है, दूसरा इनके पास कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है। फिजिकल पावर का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन पावर। इनके पास कुछ रेवेन्यू कलेक्शन पावर थी। अब जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। आइए जीएसटी से पहले क्या होता था उसकी थोड़ी सी बात करें तो आपको समझ में आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स थी रेवेन्यू से रिलेटेड, इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब जैसे ही कैलका टास्क फोर्स ने बोला कि हम लोग तो नेशनल जीएसटी लाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट कही कि क्या हम क्या बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमेंगे क्या, राइट। आइए समझाता हूं आपको। गुड्स एंड सर्विसेज, पहले के जमाने में बिफोर जीएसटी गुड्स पे 2 प्रकार के टैक्स लगते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था और दूसरा सेल पे लगता था। मतलब जब आप माल बनाएंगे, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने माल बनाया तो बनाने का टैक्स देंगे, आपने माल बेचा तो बेचने का टैक्स देंगे। बनाने पे जो टैक्स लगता था वो लगता था एक्साइज ड्यूटी। अब आपके मन में ये बात आएगी क्या सर ये सब भी जानना है, ये सब याद करने की आवश्यकता है? नहीं बेटा, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, ना ये सब याद करने की आवश्यकता है। इनको अगर हम नहीं जानेंगे तो आज की कहानी नहीं समझ पाएंगे। प्रॉब्लम क्या था? जीएसटी आने में इतना समय क्यों लग गया? मन में प्रश्न उठेगा, भाई कैलका टास्क फोर्स ने 2004 में बताया जीएसटी आएगा, आते आते 2017 क्यों हो गया? तो मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन थी, स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी नहीं भाई हम नहीं आने देंगे, ये कौन सा नाटक है, नेशनल जीएसटी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं नेशनल जीएसटी आएगा? आइए समझिए। मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी और सेल पे। अब सेल डिपेंड करता था कि कौन सा है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही माल बिक रहा है। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिक रहा है, मतलब बिहार से माल यूपी में बिक रहा है, बिहार का सप्लायर है और जो रेसिपेंट है वो यूपी का है, या फिर यूपी का सप्लायर है और रेसिपेंट लेने वाला कहां का है? बिहार का है, तो इसको कहेंगे इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ विद इन स्टेट, सप्लायर और रेसिपेंट दोनों एक ही स्टेट के हैं। सप्लायर जो माल दे रहा है, रेसिपेंट जो माल ले रहा है, देने वाला लेने वाला दोनों एक ही स्टेट के हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब वन स्टेट टू अदर, ऐसे बोल देते हैं। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, इंट्रा स्टेट पे क्या लगता था? वैट। इंटर स्टेट के सेल पे क्या लगता था? सीएसटी। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। और अब बात आती है सर्विसेज पे क्या लगता था? तो इस पे लगता था सर्विस टैक्स। अब आपको ये जानना होगा कि पहले ये रेवेन्यू किसकी थी?
गुड्स पे 3 टैक्स दिखा, एक्साइज ड्यूटी था, मैन्युफैक्चरिंग पे फिर सेल होती थी तो वैट और सीएसटी लगता था, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। ये एक्साइज ड्यूटी लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सर्विस टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये वैट और सीएसटी पता है कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सुनने से ही लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो आई एम जस्ट अगेन सेइंग सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी वाज अगेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये दोनों चीज मिल रही थी। अब सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि भाई साहब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे एक टैक्स लाएंगे। ये जो इतना टिटंबा वाला 4 टैक्स है, 1 2 3 और 4, इन सब की जगह पे हम लाएंगे जीएसटी, और ये होगा नेशनल जीएसटी। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो टैक्सेस लेगी। अब बताइए स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत होगी कि नहीं? कहेंगे ये क्या, हमारा टैक्स भी तुम ले जाओ। एक तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हो, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, फिर हम क्या बस पुलिस पुलिस खेलेंगे क्या? राइट। सो गवर्नमेंट तैयार नहीं थी कि नेशनल जीएसटी आए। क्या आपको पता है हमारे देश में फाइनली फिर आया क्या? हमारे देश में आया क्या? डुअल जीएसटी। जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, ठीक है, पहली बार मोदी जी की सरकार आई 2014 में, और मोदी जी ने उस समय कहा कि हम जीएसटी लाएंगे, डुअल जीएसटी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो गई, अब स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो गई। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए 2014 एक ऐसा समय था जब बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आई थी, ठीक है, केंद्र में भी क्या थी आप समझ लीजिए, बीजेपी की सरकार थी, और मेजॉरिटी राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट भी तैयार थी, क्योंकि स्टेट में भी तो बीजेपी की सरकार चल रही है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार चल रही है, राइट। पूरा का पूरा देश एक ही पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, राइट। तो एक ये बहुत बड़ी वजह थी, और दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम डुअल जीएसटी लाएंगे। मतलब डुअल जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का साइमल्टेनियस अधिकार होगा, दोनों लोग मिलकर जीएसटी लगाएंगे, भाई दोनों का टैक्स है ये, राइट। तो अभी तक तो ये था कि 2 टैक्स इनका था, 2 टैक्स इनका था, अब ये पूरा का पूरा मिला के जीएसटी होगा, लेकिन बांट लेंगे हम लोग। तो यही वजह थी कि आप समझिए हमारे देश में जीएसटी आ पाया। अगर आज भी हम अड़े होते कि हम नेशनल जीएसटी लाएंगे तो शायद जीएसटी जो आज आपको देखने को मिल रहा है वो नहीं देख पाते आप। चलिए और आते हैं, दूसरी बात करते हैं। सब्सिक्वेंटली द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। बेसिकली मैं तो कहूं कि कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे बजट पी चिदम्बरम जी ने सुनाए हैं, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फाइनेंस मिनिस्टर वाज पी चिदम्बरम जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, ठीक है। तो जब ये बजट प्रेजेंट कर रहे थे 2006-07 का, तो इन्होंने 2006-07 के ही बजट में अनाउंस कर दिया था कि हम लोग जीएसटी लॉन्च कर रहे हैं 1 अप्रैल 2010 से। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017, बैठा लीजिए दिमाग में। लेकिन पता है इसकी लॉन्च डेट पहले ही अनाउंस हो गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में। 2006-07 के बजट में पी चिदम्बरम साहब ने बताया कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी ला रहे हैं, राइट। लेकिन क्या 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी आया? आपको तो पता है नहीं आया। तो चिदम्बरम साहब ने 2010 का जब बजट सुनाया तो बताया कि हम 2011 से जीएसटी ला रहे हैं, फिर शायद 11 में बोला कि हम 12 से ला रहे हैं, और फिर उसके बाद बोलना ही बंद कर दिया। 2012 के बजट में कुछ बोला ही नहीं कि हम कब ला रहे हैं, बोला सून जीएसटी विल कम। 2013 के बजट में भी यही बोला कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि सून जीएसटी विल कम, और उसके बाद तो 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, राइट। तो ये थी कुछ डेट्स जो आपको बताना चाहते थे कि डेट ऑलरेडी एक बार अनाउंस हो चुकी थी, बट कभी भी जीएसटी लॉन्च हो नहीं पाया। सिंस देन द जीएसटी मिस्ड सेवरल डेडलाइंस, इट अगेन गेन मोमेंटम व्हेन बीजेपी केम टू पावर इन 2014। ऑलमोस्ट बात डेड हो गई थी जीएसटी की, 2010 के लिए अनाउंस किया गया, 2011 तक उसका मोमेंटम था, फिर धीरे से ये बात दब गई थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो ये बात वापस से समझिए खुल जाती है, खुलने लगती है, इस बात पे विचार होने लग जाता है। इंटरनेशनली जीएसटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी पता है कहां आया था? फ्रांस में, इन 1954।
एंड नाउ मोर देन 160 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। उसके बाद आप ऐसे समझिए फ्रांस में सबसे पहले आया और तकरीबन 160 देशों में जीएसटी आ चुका था। उसके बाद हमारे देश भारत में जीएसटी आया। यानी हम जीएसटी लाने में बहुत देर कर दिए। दुनिया के 160 देश जीएसटी ला चुके थे, तब हमारे देश ने जीएसटी लाया। आइए एक बात और समझाता हूं आपको। जीएसटी तो लाने की तैयारी चल रही थी, जीएसटी हमारा देश लाना भी चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं जब बीजेपी की सरकार आई तो जीएसटी लाने की तेजी और भी क्यों बढ़ गई। आपने देखा होगा कि मोदी जी को इनफैक्ट लोग ट्रोल भी करते हैं इस बात के लिए कि वो विदेश यात्रा खूब करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन खूब बना रहे हैं, और सचमुच बना रहे हैं, राइट। ये बात गलत भी नहीं है। और जब आप एक समाज में रहते हैं ना, तो आपको समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, दुनिया एक समाज है और उसमें एक कोई भी देश एक व्यक्ति है। जैसे दुनिया चलती है ना, वैसे देश को भी, हर देश को चलना पड़ता है। मैं इस बात को आपके टर्म्स में समझाता हूं। जैसे आप कुछ अलग करिए समाज से, तो आपके पिताजी आपको बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं करो, देखो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, राइट। आप जरा सा सोच के देखिए, आज आप इस क्लास को करने के बाद अपने पेरेंट्स से ये बोल रहे हो कि पापा मुझे ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, अब मैं पढ़ाई वढ़ाई बंद कर रहा हूं, मैं कुछ और देखता हूं। तो शायद आज तो कुछ ना बोलें क्योंकि आप बड़े हो गए हो, लेकिन सोचो जरा आप क्लास 5th में थे और आप बोलते कि पापा मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो थप्पड़ मारते। ये तो पूरा समाज पढ़ाई कर रहा है, तुम कैसे नहीं करोगे, बेइज्जती कराओगे क्या मेरी। यू कैनॉट डू एनीथिंग विच इज डिफरेंट। पूरी दुनिया में जीएसटी आ गया था, 160 देशों में जीएसटी आ चुका था। क्या आपको लगता है कि मजाक नहीं बनता भारत का? मतलब पूरी दुनिया ऐसे कहती है, ये देखो भारत, ये वो बिना जीएसटी वाला देश, बिना जीएसटी वाला देश। बड़ा अजीब लगता, राइट। तो दिस वाज अगेन अ प्रेशर, अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर थिंग्स, दिस वाज आल्सो इन प्रेशर कि वी लिव इन अ सोसाइटी, द वर्ल्ड इज अ सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इज एन इंडिविजुअल हु हैज टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी, राइट। तो मैं आपको एक बात और बताता हूं इस बात को समझाने के लिए। पता है बीजेपी के एक लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, राइट, और वो कितनी बार ये बात कह चुके हैं कि हमारे देश में ना इनकम टैक्स को एबॉलिश कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, अच्छा मोदी जी खुद भी ये बात फेवर करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने देखा है बाबा रामदेव जी भी ये बात कहते हैं, जो मोदी जी के काफी घनिष्ठ हैं। मोदी जी भी इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन उनको एक डर है। कहते हैं दुनिया की कोई डेवलप्ड इकोनॉमी पहले अपने यहां इनकम टैक्स बंद करे, तब हम करते हैं। पहले देखे तो 2-3 साल उनके यहां क्या असर होता है। लेकिन जब मैं ये बात बोलूंगा तो आप बोलोगे कि सर मैं तो जानता हूं कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जहां पे इनकम टैक्स नहीं लगता। एक सेकेंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो कुछ गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनकम का सोर्स ना एक ही दो है। जैसे वहां पे पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन होता है, जो लोग इस धंधे में वही पैसे कमा रहे हैं और तो कोई पैसे कमा ही नहीं रहा है। तो राइट, तो वो कंट्रीज सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे टैक्स लगा रखी है कि भाई तुम्हारी पेट्रोल कंपनी है, डीजल कंपनी है, तुम टैक्स दोगे, बाकी नहीं देंगे। मतलब इनकम टैक्स है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, राइट। और अगर नहीं भी है तो उन इकोनॉमी से हमारे देश कंपेयर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हमारी कहती है यूएस की इकोनॉमी बंद करे, यूएस में बंद हो इनकम टैक्स, 2-3 साल देखेंगे क्या असर पड़ा उनकी इकोनॉमी में, तो बंद कर देंगे। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि इट्स रियली द ग्लोबल थिंग्स हैज टू बी सीन, राइट। उसके बिना काम नहीं बन सकता है, और इसलिए हमारे देश में जीएसटी लाना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, most of the countries depending on their own socio-economic formation have introduced unified GST. नेशनल जीएसटी को यूनिफाइड जीएसटी भी कहते हैं। यूनिफाइड जीएसटी दैट इज नेशनल लेवल जीएसटी लेवी बाय सेंटर, और डुअल जीएसटी साइमल्टेनियस लेवी बाय सेंटर इन स्टेट। इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल, इंडिया में डुअल जीएसटी चलता है, और ये डुअल जीएसटी 2 और कंट्रीज में चलता है, कनाडा और ब्राजील में, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इन सब चीज़ों को भी याद करेंगे, जो कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं इन्हें भी याद करेंगे। आपके पेपर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, उन्हें आंसर करने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में आया था 1954 में। दुनिया के सभी देशों में नेशनल लेवल जीएसटी ही चल रही है, सिर्फ 3 जगह पे डुअल जीएसटी चल रही है, कनाडा, ब्राज़ील और फिर इंडिया, राइट।
चलिए, नाउ कमिंग नेक्स्ट, पावर टू टैक्स जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैंने आपको ये बात बताई है कि संविधान जो है हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे ऊपर है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा कि जीएसटी जैसा कानून बनाया जा सकता है, उसके जरिए टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, तभी ऐसा कानून हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम संविधान में ये बात न लिखें जीएसटी के बारे में और सीधे जीएसटी का कानून बना दें, उससे टैक्स कलेक्ट करना चाहें, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। अरे वो कानून ही नल एंड वॉइड है, वो कानून ही नहीं माना जाएगा। पहले हमारे संविधान में एडिट करना पड़ता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है कि हम जीएसटी नाम का कानून बना सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देगा कि जीएसटी नाम का कानून बनाया जा सकता है, और दूसरी बात कि उस कानून के जरिए टैक्स का कलेक्शन किया जा सकता है। जब इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तब आगे बात बनती है। तो आप भी ये बात समझ गए होंगे कि जब जीएसटी का कानून लाया गया होगा 1 जुलाई 2017 को, तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया होगा। आइए उसकी बात देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन wanted फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 एज नोटिफाइड ऑन 8 सितंबर 2016। हमारे संविधान में जीएसटी के पहले, जीएसटी आने के पहले 100 बार ऑलरेडी चेंज हो चुका था। मतलब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जुलाई 2017 में जीएसटी आया है। ठीक है, जीएसटी के संशोधन करने से पहले, जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पहले ऑलरेडी 100 अमेंडमेंट हो चुका था। पता है हमारे जीएसटी का अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था? 101वां अमेंडमेंट था। कितना शुभ शुभ नंबर है, 101वां। ठीक है, 101। ठीक है, 101वां अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे जीएसटी को लाया गया, और ये नोटिफाई हुआ था 8 सितंबर 2016 को, जिससे जीएसटी आने के रास्ते खुल गए, पेव द वे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब जब ये अमेंडमेंट किया गया तो एक नया आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ना आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इस तरीके से एक नया आर्टिकल डाला गया 246A। राइट, अब मैं बताता हूं कि 246A क्यों डाला गया। क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 246। ठीक है, इस आर्टिकल 246 में कई सारे शेड्यूल हैं, जिसमें 7 शेड्यूल है, जिसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। पहली लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जिसमें इसमें क्या किया गया है, वो सारे मैटर्स डिफाइन है जिस पे बताया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट लेगी। जैसे यूनियन लिस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने मैटर्स हैं, ये इससे रिलेटेड पावर, इस मैटर से रिलेटेड पावर सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये जो लिस्ट है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो भी पावर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का है। कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जितने भी मैटर्स हैं, इससे रिलेटेड पावर किसके पास है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आइए समझाता हूं ये क्या है। यानी अगर कोई भी रेवेन्यू वाला आइटम यूनियन लिस्ट में लिखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, इस लिस्ट में लिखा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। लेकिन अगर इस लिस्ट में कोई भी टैक्सेस लिखा होगा तो वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कभी स्टेट को, कभी सेंट्रल को कभी स्टेट को। मतलब जैसे इसमें स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है, तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे की, तो या तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे की मान लो 100 रुपया, तो या तो वो 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट का है। अब आप कहोगे सर किसका है ये तो बताओ। तो मैं बताता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी बड़े सारे मैटर्स पे दी जाती है। जैसे हम पार्टनरशिप डीड बना रहे होंगे तो दे रहे होंगे, हम जमीन की रजिस्ट्री करा रहे होंगे तो दे रहे होंगे, हम कोई भी रेंट एग्रीमेंट बना रहे होंगे तो दे रहे होंगे। तो दे आर सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड, अगर इस मैटर का स्टैम्प ड्यूटी है तो एक्स गवर्नमेंट लेगी, और इस मैटर का अगर स्टैम्प ड्यूटी है तो वाई गवर्नमेंट लेगी। मतलब दे आर सर्टेन मैटर्स जिसकी स्टैम्प ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, दे आर सर्टेन मैटर्स जिसकी स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। तो भाई हमने जिस मैटर की स्टैम्प ड्यूटी दी है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा किसका है।
यानी जब भी मैं ये ड्यूटी पे कॉन्करेंट लिस्ट वाली रेवेन्यू को मैं जब दे रहा हूं तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है या तो स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कम्स व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, जीएसटी डुअल जीएसटी हमारे देश में आया है, ठीक है। जब हम 100 रुपए का आइटम खरीदते हैं, इस पे जीएसटी अगर लगती है मान लीजिए 18% की, तो पता है इसमें 9 रुपया लगता है सीजीएसटी, अभी आपको आगे चल के पढ़ाएंगे ये सब, और 9 रुपये लगेगा एसजीएसटी, 118 रुपया हो गया। या फिर अगर आप ये बात को अभी नहीं भी समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि 18 रुपये जीएसटी लगेगी, जिसमें से 9 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट लेगा। मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आधा स्टेट गवर्नमेंट का है। जब भी जीएसटी लगेगी तो आधा आधा है इन लोगों का। ये हो गई साइमल्टेनियसली भी। जब भी मैं जीएसटी पे कर रहा हूं तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा स्टेट गवर्नमेंट को। क्या आज तक हमारे देश में कोई दूसरा ऐसा टैक्स था? सोच के देखते हैं। अरे इस लिस्ट में तो जितना भी टैक्स था सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, इसमें जितना भी टैक्स था सारा स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, इसमें जो टैक्स था वो कभी सेंट्रल ले रही थी कभी स्टेट ले रही थी। जैसे मैंने 100 रुपए दिया तो 100 रुपए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी या पूरा ही 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स आया जिसमें अगर मैंने 100 रुपए का जीएसटी दिया, 100 रुपए का जीएसटी अगर मैंने दिया तो 50 सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही होगी, 50 स्टेट गवर्नमेंट ले रही होगी। ऐसा तो कानून था ही नहीं हमारे देश में कभी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये आर्टिकल 246 में काम नहीं बनता, इसमें तो इस तरीके के सिस्टम की बात नहीं थी। इसलिए जीएसटी लाने के लिए एक नया आर्टिकल घुसाना पड़ा, मतलब एग्जिस्टिंग आर्टिकल में भी चेंज नहीं कर पाए, एक नया आर्टिकल तक लाना पड़ा। आर्टिकल 246A लाए और अब बोले कि ऐसा वाला भी एक टैक्स आएगा जिसमें साइमल्टेनियस लेवी होगी, साइमल्टेनियसली दोनों गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगी। आइए देखिए, Article 246A has been inserted in the Constitution, which is as under 246A1 और A2, ठीक है। A1 is for intra-state supply, ठीक है, और A2 किसके लिए? इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट और इंटर मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया, जो इंट्रा स्टेट होगा, विद इन स्टेट होगा, उसमें पार्लियामेंट के पास और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास पावर है। पार्लियामेंट मतलब बेसिकली पार्लियामेंट में यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, इन दोनों के पास पावर होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई से रिलेटेड। तो हम शॉर्ट में अगर बात करें तो वो कहना चाहता है कि जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, विद इन स्टेट सप्लाई पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है। और 246A2 में कहता है कि इंटर स्टेट अगर होगा तो उसके लिए पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। हालांकि आप ये मत समझिएगा कि इंटर स्टेट में रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, पूरी जीएसटी की रेवेन्यू जो जाती है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास जाती है। कैसे होता है, क्या होता है, सब बात करेंगे, ठीक है। इंटर स्टेट में रेवेन्यू पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे भी देती है, उनका हिस्सा उनको दे देती है। और जहां तक रही बात इंट्रा स्टेट सप्लाई में, तो आधा आधा रेवेन्यू जाता ही है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसी समय चला जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे क्या होगा, बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ने बहुत झटके से ये बात कह दी, ठीक है, मैं ध्यान ही दे रहा था कि तब तक में बात ही खत्म हो गई। लेकिन आप घबराइएगा मत, एक्चुअल में जो भी बात आपको लग रही हो कि झटके से आ रही है ना, वो जानबूझ के झटके से आ रही है, ठीक है। मुझे इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कि मुझे ये बात पता होती है कि बच्चों को कौन सी बात पूरी समझ में आ जाएगी, कौन सी पार्शियल समझ में आ जाएगी, कौन सी नहीं समझ में आ जाएगी, और क्या क्या आपके मन में आएगा। जब मैं आप मेरी बात सुन रहे होगी तो आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही होंगी। जब आप ग्रेजुअली कोर्स में बढ़ेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, राइट। इनफैक्ट यहां तक कि आप जो चीज बाद में सोचेंगे, जैसे आपने आज मुझसे पढ़ा, शायद आज आपके दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन 2 दिन बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो बात आ सकती है। वो सारी बात मैं खुद ही बता देता हूं कि ऐसा भी आप सोच सकते हैं,
राइट। तो जितनी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है वो सब आपको पहले ही पता चल जाती है, मतलब आपके दिमाग में आने से पहले ही वो सारी बात का जवाब तक आपको पता होता है। तो दिस इज हाउ आई गो, and those who have already learned income tax with me, they must be knowing this, and in case you have yet not learned तो आप income tax भी parallelly start कर सकते हैं, right? You can even start parallelly income tax GST सब आप साथ में करते रहिए, right? okay, अब आते हैं एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये कानून क्या पूरे देश में फैला है, कहीं लिमिटेड है? तो देखिए, पहले ना हमारे देश में बीजेपी गवर्नमेंट के पहले हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। क्या आपको ये मालूम है कि पूरे देश में कोई कानून लगता था तो भी वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था? जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट हर चीज डिसाइड करती थी। मतलब अगर एक सेंट्रल कानून भी है तो भी स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा जाता था, राइट। अब क्यों ये सब था तो मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि इस तरीके की प्रिविलेज उनको देनी पड़ती थी, राइट। तो अब आपको मालूम ही है कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा भी जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया है। अब वो सब नॉर्मल स्टेट हैं जैसे बाकी स्टेट्स हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि जीएसटी वो कानून है जो पूरे देश में है, ठीक है। अब आज की तारीख में तो हर कानून पूरे देश में है। पहले जो भी कानून आता था ना ऐसे होता था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बहुत नसीब वाले हो कि आप उस जमाने में पैदा नहीं हुए हो, ठीक है, या आप उस जमाने में पढ़ाई नहीं कर रहे हो जिसमें आपको ये सब पढ़ना पड़े, ठीक है। आप उस जमाने में पढ़ाई कर रहे हो जब आपको पूरा भारत, एक अखंड भारत आपको पता है कि है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। अच्छा, एक बात लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी जिस दिन आया ना 1 जुलाई 2017 को, उस दिन यही था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मुझे याद है, बड़ी दुख की बात थी। लेकिन 8 जुलाई को ही जीएसटी लॉ एक्सटेंडेड टू जेएंडके ऑन 8 जुलाई 2017। 8 जुलाई को वो जेएंडके में भी लागू हो गया, मतलब 7 दिन बस लगा, 8वें दिन तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी था, ठीक है। और उस दिन लॉ फिर चेंज हो गया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट। However, different dates have been appointed for applicability of different provision of GST. थोड़ा सा आपको बताऊं कि जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में क्यों ही आ गया, क्यों ही आ गया। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं यूपी से हूं, ठीक है, मैं यूपी से हूं, राज सर यहां से हैं। मैंने महाराष्ट्र से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, महाराष्ट्र वाले ने मुझे सेल किया, कितने का? 100 प्लस इस पे 18 रुपये जीएसटी था, 118 रुपया। अब मैंने, राज सर ने इस पे 18 रुपये जीएसटी लगा था, अब राज सर ने इसी सामान को 150 में बेच दिया, तो उस पे जीएसटी पता है कितना लगा? मान लो 18% का जीएसटी का रेट है, तो 18% अगर 150 का करोगे तो 27 रुपये हो जाएगा। जीएसटी 27 रुपये लगाया और 177 रुपये का सेल कर दिया। ये राज सर की परचेज है 100 प्लस 18, 118 इज राज सर परचेज, और राज सर की सेल है 150 प्लस 27 रुपये, 177 रुपये। पता है, इस ट्रांजेक्शन को जब मैं करता हूं तो मुझे सरकार को जीएसटी देनी पड़ती है। सरकार को जीएसटी कितनी देनी पड़ती है मालूम है? सरकार को हमें जीएसटी देनी पड़ती है। मैंने 27 रुपये का जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, सरकार को 27 रुपये नहीं देना है। 18 रुपये मैंने परचेज पे जीएसटी पे किया था, वो मुझे घटाने को मिल जाता है। मैं परचेज पे जितनी जीएसटी पे करता हूं ना, वो जीएसटी मुझे घटाने को मिल जाती है। तो मैं गवर्नमेंट को पे करता हूं जीएसटी, पता है कितना? 27 रुपये कस्टमर से लिया, 18 रुपये सप्लायर को दिया, बचा 9 रुपया। 9 रुपया ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। जीएसटी, देखिए जीएसटी ना व्यापारी को अपनी जेब से नहीं देना होता, जीएसटी व्यापारी को कलेक्ट करके देना है, ठीक है। अब बताइए, हमने एज एन व्यापारी हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 27 रुपया, ठीक है। तो 18 रुपये सप्लायर को भी दिए थे, क्या हम अपनी जेब से जीएसटी देते हैं क्या? नहीं, मैंने कहा कोई भी व्यापारी अपनी जेब से जीएसटी नहीं देता है। जीएसटी कलेक्ट करना है, सामने वाले से हम जितना लेंगे जीएसटी उतना ही सरकार को देंगे, उतना ही जीएसटी देंगे। अब चाहे जैसे भी दे, सरकार को दें चाहे पुराने व्यापारी को दिए, जिसको भी दिए, ठीक है। तो हम 18 रुपये का जीएसटी दे चुके हैं,
सरकार कहती है 27 रुपए का जीएसटी तुम कलेक्ट किया, 18 रुपए दे चुके हो ऑलरेडी एक व्यापारी को, अब तुम 9 रुपए हमको दे दो। आ रही है बात समझ में? अब परेशानी क्या होती जेएनके अगर जीएसटी नहीं लाता। जेएनके क्या पिछड़ा हुआ स्टेट है? देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, अब धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है और भगवान करे ये ग्रोथ आ जाए, इतनी ग्रोथ आ जाए कि जेएनके में पता है वो पोटेंशियल है कि टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ लिख के किसी की चार बात सुन के नहीं बता रहा। मैंने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत जगह गया हुआ हूं और कश्मीर भी गया हूं, ठीक है। स्विट्जरलैंड को कहते हैं हेवन ऑन अर्थ है, ठीक है। मैंने देखा है, मैं स्विट्जरलैंड गया हुआ हूं, 1 वीक मैं स्टे किया हूं वहां, खूब घुमा है मैंने। खूबसूरत है नो डाउट, खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन हमारा कश्मीर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आज तक तो कश्मीर में कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा हटने के बाद, अब जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में हमारे आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे के पावर में जब ये आया है, तो हो सकता है इसकी जब अब ये ग्रोथ होना, तो पता है दुनिया का बहुत बड़ा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहां से हमारा देश खूब पैसा कमा सकता है। अब प्रश्न क्या हो रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, ठीक है। अब मान लीजिए जो सामान यहाँ महाराष्ट्र में मिल रहा है, हमको यही सामान जम्मू एंड कश्मीर में भी मिल रहा था और इतने का ही मिल रहा था, 118 का। तो क्या हम जम्मू एंड कश्मीर से खरीदते? नहीं खरीदते, क्योंकि 100 रुपया पे जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी नहीं लगाता, क्योंकि जीएसटी तो लगता ही नहीं है। पहले क्या लगता था? पहले लगता था ना इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। मान लो रेट भी 18 ही था, हम मान के चल रहे हैं कि रेट भी मान लो 18% था, तो जम्मू एंड कश्मीर 118 रुपये का ही माल बेच रहा है, लेकिन उस पर सीएसटी लगा रहा है और मुझे दे रहा है, तो हम माल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब हम इस माल को बेचेंगे 177 रुपये में जीएसटी लगा के, क्योंकि हम तो यूपी में हैं, हम तो जीएसटी लगा के बेचेंगे, तो जब हम 177 रुपये का बेचेंगे तो इस 27 रुपये के जीएसटी में से हम ये 18 रुपये का सीएसटी नहीं घटा पाएंगे। जीएसटी में से जीएसटी ही घटता है। ओ माय गॉड, सेल की जीएसटी में से परचेज की जीएसटी घटती और हम 9 रुपये देते, लेकिन सीएसटी लगा इसलिए घटेगा नहीं, तो हमको 27 लेके 27 देना पड़ जाएगा। हुआ कि नहीं नुकसान? मेरा 18 रुपये का नुकसान हो गया। आ रही है बात समझ में? जब मैं 27 रुपये यहाँ कलेक्ट करूंगा तो 27 रुपये दूंगा, लेकिन जब महाराष्ट्र से खरीद के बेच रहा था तो मुझे 9 ही रुपया देना था। जम्मू एंड कश्मीर से खरीद के यही माल बेचूंगा तो 27 रुपये देना। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला अगर मुझे सस्ता भी दे देना 5 रुपया तो भी नहीं दूंगा। 18 रुपये का जीएसटी ज़्यादा लग रहा है, 18 रुपये का टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है सरकार को। कहीं 18 रुपया वो सस्ता दे रहा हो तो हम सोच सकते हैं, राइट, इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं 18% का। तो यानी जम्मू एंड कश्मीर से अगर कोई माल खरीद भी रहा था, ठीक है, तो अब तो जम्मू एंड कश्मीर से माल 18-20% का ही सस्ता होगा, तब जाके लोग खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेंगे नहीं। सेम रेट में भी जम्मू एंड कश्मीर दे रहा होगा तो नहीं बिकेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गिरती। मतलब जम्मू एंड कश्मीर और पिछड़ा हुआ हो जाता ना यार, इंप्लॉयमेंट वगैरह सब। टैक्सेस को छोड़ दो दिमाग से, जिस स्टेट में धंधा नहीं होगा आपको लगता नहीं है कि पूरी स्टेट की इकोनॉमी गिर जाएगी? अरे भाई, अगर जम्मू एंड कश्मीर से हम माल नहीं खरीदेंगे तो यहाँ वहां की फैक्ट्री बैठेगी, वहां के वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो स्टेट और गरीब हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो वो एक तो पिछड़ा था और पिछड़ जाता, इसलिए भाई जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को लगा नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, अगर जीएसटी नहीं लाए तो हम और पिछड़ जाएंगे, तो इसलिए वो तुरंत ला दिए। इंडिया इज अ समेशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज। इंडिया में ना 3 तरीके की टेरिटरीज होती हैं। जैसे आप तो जानते ही हो कि हम बोलते हैं कि इंडिया इज मेड अप ऑफ वेरियस स्टेट्स, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, और बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है। तो आप कहोगे सर 2 कैटेगरी हो गई, ठीक है, 2 तरीके की टेरिटरी हो गई। नहीं, एक्चुअली हमारे देश में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये 8 यूनियन टेरिटरी एक जैसी नहीं है। कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं विथ लेजिस्लेचर,
और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं विदाउट लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है वो यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना लेजिस्लेचर है, जिनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मालूम है आपको, लेकिन उसका चीफ मिनिस्टर है, उनके इलेक्शंस होते हैं, उनका अपना लेजिस्लेचर है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी होती है। और कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता उनका, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाती है यूनियन टेरिटरी को। अगर आपको नहीं मालूम था तो आज आपको ये सब मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर में 3 यूनियन टेरिटरी आती है, दिल्ली, पुडुचेरी, अब इसको पौंडीचेरी नहीं बोलते, इसका नाम चेंज हो गया है, राइट, पुडुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले ना स्टेट हुआ करता था, आपको मालूम है ये बात। जब स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर को इनफैक्ट डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो था उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख वो यूनियन टेरिटरी है जहां जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है। और एक्चुअली सारा डिस्प्यूट वगैरह ना लद्दाख में ही होता था ज़्यादा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बहुत इंटेलिजेंटली ये सब काम किया है, ठीक है। पहले तो उसको क्या किया, स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बना दी, ठीक है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर आ गया। अब भाई जम्मू एंड कश्मीर को अभी विथ लेजिस्लेचर कर दिया, क्योंकि भाई अचानक से एक ही साथ सारी चीज़ नहीं ना हो सकती, तो वो विथ लेजिस्लेचर। लद्दाख जो थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट वगैरह थी, परेशानियाँ थी, उसको अपने कंट्रोल में लिया, वो हो गया विदाउट लेजिस्लेचर वाला। तो ये है रहा जम्मू कश्मीर। और विदाउट लेजिस्लेचर वाले कौन कौन से यूटी हैं, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बहुत सारे बच्चे ना ज्योग्राफी बहुत पहले पढ़े होंगे, कह रहे होंगे दादरा एंड नगर हवेली अलग होता है, दमन एंड दीव अलग होता है। तो उनको बता दें ये पहले अलग अलग यूटी होती थी, ये मर्ज होकर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है, ठीक है। इसका नाम हो गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। लक्षद्वीप और लद्दाख, नाम भी चाहें तो आप याद कर लें, ठीक है। और बाकी स्टेट तो आपको मालूम ही है। तो दे आर 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। और जीएसटी में इन तीनों यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर को स्टेट का दर्जा दिया गया है, मतलब जीएसटी में ना इनको स्टेट माना गया है। ऐसे ये यूनियन टेरिटरी, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसे ये यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहां पे इनको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। अंडरस्टूड। तो यानी जीएसटी में जब भी स्टेट की बात होगी ना, तो सिर्फ 28 स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये 3 यूनियन टेरिटरी की बात भी हो रही है विथ लेजिस्लेचर वाली। तो आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी स्टेट कितने हैं, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी स्टेट है 31 और यूनियन टेरिटरी कितनी है 5। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी प्लीज 8 यूनियन टेरिटरी होती है। ज्योग्राफी मत चेंज कर दीजिएगा हमारे देश की, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी में जब भी स्टेट की बात की जाएगी तो वो 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी उनकी भी बात हो रही है। जीएसटी में उन तीनों यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भाई वहां भी बिल्कुल स्टेट की तरह ही ऑपरेशन होता है, ठीक है ये बात। चलिए, मुझे लगता है आज की क्लास के लिए ये बहुत था। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आएंगे और फिर आगे की बात करेंगे।